ऑडियो बुक वाङ्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 55 विद्या विस्तार के दो सशक्त तंत्र, आरण्यक एवं गुरुकुल। विश्व संस्कृति अपने उत्कर्ष और उन्मेष के लिए सुसंस्कृत व्यक्तियों की ढूंढ खोज कर रही है। ऐसे व्यक्ति जो कल के समाज को गढ़ने तदनुरूप ढलने में तत्पर हो सकें। इस अनिवार्य जरूरत को पूरा करने का दायित्व शिक्षण तंत्र पर है। इसी की जिम्मेदारी है कि वह समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तियों के अंदर से व्यक्तित्व को उभारें, ताकि वह आज के और आने वाले समय में आदर्शवादी उपयोगिता की कसौटी पर खरा सिद्ध हो सके। प्रचलित शिक्षण व्यवस्था की छानबीन करने पर हर किसी को यह सहज बोध हो जाएगा कि इस संबंध में यह असफल प्रायः है। इसकी दशा उसे निठल्ले कारखाने की सी है, जिस पर कच्चे लोहे से उत्तम कोटि की मशीनें बनाने की जिम्मेदारी है, पर निकम्मेपन के कारण अधिकांश लोहा पड़ा जंग खाता सड़ता रहता है। जो मशीनें बनकर निकलती हैं वह उपयोगी और कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही। यह स्थिति एकदेशीय नहीं, सार्वभौमिक है। अमेरिकन मनीषी इवान इलिच ने अपनी कृति डिस्कूलिंग सोसाइटी में स्थिति का खुलासा करने की कोशिश की है। उनके अनुसार शिक्षा की दुकानों में बंद शिक्षण क्रिया अपनी परिणति भौतिकवादी प्रदूषण, सामाजिक ध्रुवीकरण और मनोवैज्ञानिक भावना शून्यता में कर रही है। इन सब के प्रधानतया दो कारण हैं। पहला, इसे एक खास आयु वर्ग की सीमा में समेट देना। दूसरा, अन्य व्यापारों की भांति शिक्षण का व्यापारीकरण कर देना। इसी का प्रतिफल है कि शिक्षा जन जन तक, द्वार द्वार तक नहीं पहुंच पा रही। व्यापारीकरण के लोक जीवन को संस्कारित करने की परंपरा निर्जीव प्रायः हो गई है। दिमाग को कंप्यूटर मानकर उसमें जानकारियां तो घुसेड़ी जा रही हैं, पर मानवीय व्यवहार गढ़ पाने में असमर्थता है। परिणाम आज की सामाजिक दशा है, जहां अपने को पढ़ा लिखा कहने वाला व्यक्ति स्वयं के ज्ञानवान और विद्वान होने का दावा तो करता है, पर ज्ञान इतना भी नहीं कि स्वयं में क्या है, स्वयं के प्रति, समाज के प्रति क्या दायित्व हैं, उन्हें किस कौशल और तत्परता से पूरा किया जाए। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों की एक सी दशा है। कारगर उपचार एक ही है। लोक शिक्षण का एक नया तंत्र विकसित करना, जहां शिक्षा कैद मुक्त और सार्वभौमिक हो, और श्री इलिच के शब्दों में कहें तो व्यक्तित्वों को गढ़ने की टकसाल हो। ऐसी टकसाल जहां से ढले सिक्के
आज और कल 16 आने खरे साबित हों। इसी कारण वह ढालने वाले प्रशिक्षक में 2 गुणों की अनिवार्यता बताते हैं। उन्हीं के शब्दों में प्रशिक्षक कुम्हार की तरह, प्रशिक्षक वैद्य की तरह। ऐसा कुम्हार जो मिट्टी के लौंदे को समय के अनुरूप समाज हित में क्षेत्र की समस्याओं को निदान भिन्न भिन्न रूप देने में तत्पर रहता है, उसे पकाता मजबूती प्रदान करता है। श्री रामकृष्ण गुरु को वैद्य के अनुरूप होने का बल देते हैं। ऐसा वैद्य जो मानव व्यक्ति और समूह की आंतरिक और बाह्य संरचना व क्रिया विधियों में निष्णात हो, बिगड़े को संवारने, बिखरे को समेटने, नव जीवन संचार करने में माहिर हो। आज की स्थिति में इस तंत्र को विकसित करने की तकनीक देव संस्कृति के उन्नायक ऋषियों के प्राचीन सफल प्रयोगों से सीखनी होगी। अतीत के झरोखे से झांकने पर साफ दिखाई देता है कि गुरुकुल और आरण्यकों का यह तंत्र कुछ ऐसा ही विकसित रहा है। गुरुकुल अर्थात बाल जीवन को गला तपाकर समर्थ व्यक्तित्व के रूप में गढ़ने, निखारने की कार्यशालाएं, परिष्कार, प्रशिक्षण, संस्कार की इसी प्रक्रिया, अनगढ़ को गढ़ने के इसी विधान ने संस्कृति और सभ्यता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सभ्यता संस्कृति के इस पुष्पित उद्यान की कटाई, छटाई, गुड़ाई, निराई आदि साज संभाल करने की जिम्मेदारी आरण्यकों पर है। इनके ऊपर लोक सेवी वानप्रस्थों के निर्माण और विकास की जिम्मेदारी रही है। इन प्रयासों ने अपने समय संस्कार शोधन के विस्मयकारी परिणाम प्रस्तुत किए हैं। अनगढ़, कुरूप, कोयले जैसे दिखने वाले हीरे के टुकड़ों को संस्कारित कर चमकते दमकते देव मानवों के रूप में बदलकर देव संस्कृति को जन्म देने में समर्थ हुए हैं। गुरुकुल आरण्यकों की यह प्रणाली आज के प्रचलित स्वरूप से तत्व और प्रक्रिया दोनों ही दृष्टियों से भिन्न रही है। इसकी तलाश के लिए प्रख्यात अध्येता R.N. पाणी ने अपने ग्रंथ इंटीग्रल एजुकेशन, थॉट एंड प्रैक्टिस में प्रशंसनीय प्रयास किया है। उनके अनुसार मानवीय प्रकृति को प्रशिक्षित रूपांतरित करने के 3 सोपान हैं: शिक्षा, कला और विद्या। प्रत्येक सोपान परस्पर अन्योन्याश्रित होते हुए अपने में एक विधान है। पहली दोनों की सार्थकता इसी में है कि तीसरी को उपलब्ध कर लें। ऐसा न हो पाने पर इनकी स्थिति कुछ वैसी ही होती है जैसी लंगड़े या लूले की। आज के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है जिसका उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से बालकों का बौद्धिक विकास, स्मृति अभिवर्धन करना है। परीक्षा लेने की तकनीकों से उपर्युक्त कथन की सत्यता प्रमाणित होती है, बल्कि अधिकाधिक अंशों में
परीक्षा बौद्धिक विकास की अपेक्षा स्मरण शक्ति की कही जाती है। गुरुकुलों का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से विद्या को विकसित करना रहा है। प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो कोई भी शिक्षा सही दिशा में अपने बढ़ते कदमों से कला तक पहुंचती है। कला की प्रवृत्ति प्रारंभ से भावोन्मुखी होती है। यदि कोई भी कला अभी तक भावों को नहीं स्पर्श कर पाई है तो समझना चाहिए कि उसका दायरा अभी शिक्षा तक ही है, कला नहीं बन पाई। उदाहरण के लिए संगीत शिक्षा भी है और कला भी। अपने प्राथमिक चरणों में उस्ताद जब सीखने वाले को तबला, सितार आदि वाद्य यंत्रों को बजाने की तकनीकें समझाता है तब वह शिक्षा होती है। सिर्फ बुद्धि और स्मृति गम्य, मतलब इतना ही होता है कि बुद्धि समझे और स्मृति याद रखें। शिक्षा की परिपक्वता के बाद जब संगीत साधक अंतर भाव में डूबकर गाता है, स्वयं विभोर होकर औरों को विभोर करता है, तब इन क्षणों में शिक्षा कला का स्वरूप प्राप्त करती है। इस अपूर्व तन्मयता में उसकी विकसित होती जा रही भाव चेतना अपनी मौलिकता की अभिव्यक्ति, विषय की निगूढ़ताओं, अंतर की अनेकानेक सूक्ष्मताओं में करती है। भाव स्पर्शी कला यदि विकास की गति पर बढ़ सकी तो कला साधना भी बन पाती है। ऐसी साधना जो भावों के प्रगाढ़ परिपक्व होने पर जीवन बोध करा दें। अलाउद्दीन खां, रविंद्रनाथ टैगोर ने कला का विकास इस स्तर तक किया था। यह कथन सिर्फ संगीत के क्षेत्र में नहीं, विज्ञान के क्षेत्र में भी सत्य है। इमर्सन ने साहित्य तथा रमन आइंस्टाइन ने विज्ञान के माध्यम से विद्या के इसी स्वरूप को उपलब्ध किया था। इस संभावना के बावजूद आवश्यक नहीं कि शिक्षा कला बने और प्रत्येक कला विद्या के स्तर तक विकसित हो सके। आज की स्थिति में शिक्षा अर्थात विकसित बौद्धिकता अपने निहित स्वार्थों के रक्षण अभिवर्धन के रूप में खपती रहती हैं। कला सम्मान अर्जित करने में व्यय हो रही है, फिर भला इनका विकास विद्या के रूप में कैसे हो? यही कारण है कि सच्चे अर्थों में कला भी खोती जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में कला निष्णात लुप्त होते जा रहे हैं। कारण एक ही, उनकी रीति नीति का भाव स्पर्शी होने के स्थान पर वैभव स्पर्शी होना। उपनिषदों ने इन सब का वर्गीकरण दो वर्गों में किया है, अपरा विद्या और परा विद्या। पहले में शिक्षा और कला की समस्त विद्याओं का समावेश है, दूसरे में जीवन बोध के सूत्रों का। इन सूत्रों को उचित ढंग से समाविष्ट करने पर जीवन का प्रत्येक कार्य आत्मोन्नति का साधन बनता है और अपरा विद्या भी पराविद्या का स्वरूप प्राप्त करती है। आचार्य शंकर की प्रश्नोत्तरी माला में एक सवाल आता है, कह विद्या? वह उत्तर देते हैं,
सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही जो मुक्ति दिला सके। मुक्ति किससे? ब्रह्म जंजालों से, इंद्रियों की दासता से, स्वयं की दैन्यता से, हर उस चीज से जो जीवन बोध में अवरोध बनती है। गुरुकुलों की व्यवस्था, वातावरण का सृजन इसी उद्देश्य को लेकर हुआ था। गरीब अमीर बिना किसी भेदभाव के सभी को तप, तितिक्षा, व्रत, अनुशासनों को स्वीकार शिक्षा का विद्या के रूप में विकास करना पड़ता था। उज्जयिनी में स्थित महर्षि संदीपनी के गुरुकुल की कथा पुराण विख्यात है। वहाँ राजपुत्र कृष्ण और गरीब ब्राह्मण सुदामा दोनों ने समान तप करके विद्या की उपलब्धि की। चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को सारे वैभव की तिलांजलि देने पर ही ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में प्रवेश मिल सका। आरण्यकों की व्यवस्था में गुरुकुलों से बहुत कुछ साम्य होते हुए भी तप साधना, लोक आराधना का वैशिष्ट्य था। जहाँ गुरुकुलों का उद्देश्य था व्यक्तित्व का गठन, वहीं आरण्यक का प्रयोजन व्यक्तित्व का लोकहित में समर्पण था। लेकिन शिक्षण की प्रक्रिया और विद्या का स्वरूप दोनों में एक सा था। आरण्यक भले ही आज के समय में विलुप्त हो गए हो, पर इनकी उपयोगिता यथावत है। इनकी स्थापना के पीछे छुपे मनोवैज्ञानिक रहस्य को स्पष्ट करते हुए मनीषी जे स्किनर का माइंड इट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस में कहना है, मन के सीखने की शुरुआत मनुष्य के अस्तित्व में आने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। शरीर विकास के साथ यह प्रक्रिया 25-30 वर्ष तक गतिशील रहती है। इस अवस्था में इसमें स्वाभाविक मंदी आ जाती है। यही कारण है कि बच्चे की अपेक्षा युवा में सीखने जानने की लालसा न के बराबर होती है। स्किनर के अनुसार 45 से 50 आयु वर्ग में प्रतिभा के जागरण, मानसिक विकास का ज्वार एक बार फिर उफनता है। आज के समाज के पास इसके सुनियोजन और विकास का तंत्र भले न हो, पर ऋषियों ने आरण्यकों का विकास इसी तत्व दर्शन को लेकर किया था। प्राग ऐतिहासिक काल में चतुर्दिक फैले महर्षि अगस्त्य की वेदपुरी, भारद्वाज की प्रयाग स्थित प्रशिक्षणशाला, विश्वामित्र का सिद्धाश्रम आदि ने व्यक्तित्वों को गढ़कर समय की मांग को पूरा किया। वेदपुरी में महर्षि अगस्त्य के प्रशिक्षण की सराहना करते हुए आदि कवि वाल्मीकि लिखते हैं, अनीतिकारी आसुरी शक्तियां उस दिशा से भय खाती थी। 10,000 छात्रों वाली भारद्वाज की प्रशिक्षणशाला जन जन को जागृत और कर्तव्य निष्ठा के लिए सचेत करने वाले प्रहरी तैयार करती थी। सिद्धाश्रम को केंद्र बनाकर उपयुक्त पात्रों को प्रशिक्षित कर विश्वामित्र ने अनीतियों के विरुद्ध व्यूह रचना की।
राम राज्य की सतयुगी परिस्थितियां इन्हीं गुरुकुल आरण्यकों की उर्वरता और प्रशिक्षकों के चमत्कारी व्यक्तित्व को गढ़ने में महारथ का परिणाम था। बीच के समय में भी भारत को सोने की चिड़िया, स्वर्ण भूमि कहलाने का सौभाग्य ऐसे ही विश्वविद्यालयों ने प्रदान किया। गांधार स्थित तक्षशिला, राजगिरी के समीप नालंदा, भागलपुर स्थित विक्रमशिला, काठियावाड़ के वल्लभी विश्वविद्यालयों ने अपने समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य की दुर्घर्ष प्रखरता तक्षशिला से उपजी थी। यही के स्नातक उसके प्रथम सहयोगी थे, जिनके सम्मिलित प्रयासों से जन जागृति की लहर फैली और विशाल भारत की समाज संरचना अपना सौंदर्य प्रकट कर सकी। विचार क्रांति के अग्रदूत कुमारिल भट्ट नालंदा में गढ़े गए, जिनकी रखी मजबूत नींव पर शंकराचार्य ने सांस्कृतिक क्रांति की भव्यता निर्मित की। चोल सम्राट देवपाल के समय विक्रमशिला में गढ़े गए परिव्राजकों ने भारत ही क्यों, सुदूर वर्मा, मलाया आदि जगहों पर पहुंच विद्या का प्रसार किया। 5वीं से 8वीं सदी तक वल्लभी के स्नातकों ने काठियावाड़ ही क्यों समूचे भारत की जन चेतना को जीवंत और सचेत रखा। यहाँ के आचार्य व्यक्तित्वों को ढालने में इतने माहिर थे कि अन्य देशों के लोग भी यहाँ दाखिले के लिए तरसते थे। यही क्यों उज्जैनी, कांचीपुरम, अमरावती, औदंतपुरी आदि जगहों पर ऐसी ही कार्यशालाएं थी जहां से साधारण व्यक्ति असाधारण प्रखर बनकर निकलते थे। वह स्वयं के साथ देश और समाज की उपयोगिता में खरे साबित होते थे। नेशनल कॉलेज की स्थापना के पीछे श्री अरविंद का यही मकसद था और बहुत कुछ पूरा भी हुआ। काशी विद्यापीठ की भूमिका भी कुछ ऐसी ही थी। बाबू संपूर्णानंद आचार्य, जुगल किशोर, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भगवान दास यहीं से तराशे और निखारे गए। यहीं के उत्पादकों ने राजा महेंद्र प्रताप का प्रेम महाविद्यालय, प्रयाग विद्यापीठ आदि स्थानों पर जाकर अपने जैसे अनेकों बनाए, जिन्हें भारत माता की बेड़ियों को एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। वर्तमान के क्षण सन्निकट उज्जवल भविष्य के लिए अतीत के इन प्रभावकारी प्रयोगों को दोहराने के लिए बेतरह आकुल हैं। कम समय में भावी समय की आदर्शवादी परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्तित्वों को गढ़ने तराशने की भारी जिम्मेदारी आ पड़ने से यह व्याकुलता निरंतर त्वरित गति से बढ़ती जा रही है। श्री अरविंद के शब्द दोहराए जाएं तो मानवता विश्व संस्कृति को अपने गर्भ में धारण कर चुकी है, जिसके प्रकट होने पर समूचा विश्व
स्वर्ग राज्य में बदल जाएगा और वह समय आ पहुंचा है। हमें स्वयं को तैयार करना है। यह तैयारी प्रशिक्षण है जिसके द्वारा सुसंस्कृत व्यक्तियों का समूह तैयार किया जा सके जो नवयुग की संस्कृति के अनुरूप अपने को सिद्ध कर सके। सारा जन समूह एक साथ एक जगह प्रशिक्षित हो सके, यह संभव नहीं। नीति यही रहेगी कि यदि पहाड़ ईसा के पास न पहुंचे तो ईसा पहाड़ के पास पहुंचेगा, अर्थात घर घर पहुंचकर मनुष्य को उसके गढ़ने निखारने में सहायता पहुंचानी होगी। इस सहायता पहुंचाने वाले प्रशिक्षकों के विशेष वर्ग को गढ़ने के लिए वेदपुरी, सिद्धाश्रम, वल्लभी, तक्षशिला की भूमिका गायत्री तीर्थ स्थित आरण्यक निभा रहा है। शक्ति पीठे भी संघारामों, बौद्ध विहारों, आरण्यकों की परंपरा को निभाने के लिए अग्रसर हैं। गढ़ने की उत्कृष्ट कौशल चाणक्य और कुमारिल भट्ट की वह नई पीढ़ी तैयार कर रहा है जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। विद्यावान औरों को विद्या दे। विद्या विस्तार का यह क्रम गुरुकुल आरण्यक की प्राचीन परंपरा को नव जीवन दे सकेगा। विद्या विस्तार के इस तंत्र से विश्व हित, समाज हित के साथ व्यक्ति की क्षेत्र विशेष की उलझने सुलझेंगी। प्रतियोगिता और संघर्ष को त्याग कर, सारी बहानेबाजी भुलाकर विद्या विस्तारकों के द्वारा नूतन इतिहास के सृजन का यह कार्य युगों तक भुलाया न जा सकेगा। पार्ट 55 समाप्त।